हेलो एंड वेलकम टू डीप लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंसरफ्लो लाइब्रेरी की। क्योंकि मुझे बहुत सारी वीडियोस बनाने के बाद मुझे लगा कि मुझे टेंसरफ्लो के लिए भी एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये टेंसरफ्लो बहुत फेमस लाइब्रेरी है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होती है इन द डीप लर्निंग। तो देखते हैं टेंसरफ्लो क्या है और किस तरह से यूज होता है। टेंसरफ्लो एक गूगल टीम का बनाया हुआ एक लाइब्रेरी है, या आप इसको फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो। जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे जो करंट वर्जन है वो 2.3 है। तो अभी जो टेंसरफ्लो के वर्जन चल रहे हैं वो 2 सीरीज के हैं। इसके पहले टेंसरफ्लो 1 था, 1.x, इसमें डिफरेंट वर्जन थे 1 के। अभी 2 के डिफरेंट वर्जन है। अभी टेंसरफ्लो 2 में काफी सारे चेंजेस हुए हैं जो कि काफी डिफरेंट हो जाता है टेंसरफ्लो 1 से। टेंसरफ्लो 2 में भी जो काफी डिफरेंट लाइब्रेरीज, डिफरेंट फीचर्स ऐड किए हैं या डिफरेंट फीचर को रिमूव भी किया है। एक तरह से एक बिग एनहांसमेंट है। मेनली अभी इसमें केरास को भी इंक्लूड किया गया है। जब हम एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, तो उसमें केरास काफी हेल्पफुल होता है। तो केरास को भी इसमें इंक्लूड किया गया है टेंसरफ्लो में। तो केरास लेयर्स एपीआई का यहाँ पे अच्छे से यूज हम टेंसरफ्लो के थ्रू कर सकते हैं, जो कि एक न्यूरल नेटवर्क बनाने में यूज किया जाता है। अभी मैं केरास लेयर एपीआई को आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से ये वर्क करता है टेंसरफ्लो में। टेंसरफ्लो का जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप टेंसरफ्लो डॉट केरास के थ्रू आप लेयर्स को इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि अभी एक सिंपल सी लेयर बनाना चाहता हूं मैं। एक डेंस लेयर है। डेंस लेयर एक सिंपल लेयर होती है, जस्ट लाइक इनपुट को रिसीव करती है विथ एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक लेयर ऑब्जेक्ट में मैंने एक इनपुट लिया है, इनपुट को मैंने जनरेट किया है और उसको पास कर दिया है लेयर में। तो इस तरह से इनपुट को लेयर में पास कर दिया जाता है और उसका आउटपुट आप देखना चाहते हो तो आउटपुट यहां पे मैंने डिस्प्ले किया है, जस्ट आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए कि एक लेयर का ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है और उसमें किस तरह से इनपुट पास किया जाता है। तो जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल है। अभी हम आगे देखते हैं कि डेंस लेयर होती क्या है। अभी जो हम बात कर ही रहे हैं तो एक डेंस लेयर देख लेते हैं, क्योंकि डेंस लेयर काफी अच्छे से यूज होने वाली है। तो डेंस लेयर एग्जैक्टली होती क्या है उसको हम थोड़ा समझते हैं। डेंस लेयर एक सिंपल सी लेयर होती है जिसमें कि आउटपुट आप देख सकते हो एक्टिवेशन, फिर डॉट इनपुट कर्नल प्लस बायस। इसकी इक्वेशन आप देख सकते हो। तो एक लीनियर इक्वेशन आप देख सकते हो, साथ में एक एक्टिवेशन फंक्शन। यदि एक्टिवेशन फंक्शन ना हो तो एक लीनियर रेग्रेशन की तरह वर्क करता है। सिग्मा यहां पे एक एक्टिवेशन फंक्शन है और W यहां पे कर्नल है जो कि वेट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और B यहां पे बायस है। बायस तभी एप्लीकेबल होता है जब डेंस लेयर का पैरामीटर यूज बायस ट्रू होता है। तो डेंस लेयर तो अभी आप समझ चुके होंगे कि डेंस लेयर क्या है। जस्ट एक सिंपल सी इक्वेशन है जो कि एक लीनियर रेग्रेशन प्लस एक्टिवेशन फंक्शन के साथ होती है, और उसकी इक्वेशन आप देख सकते हो। साथ में आप देखते हो कि डेंस लेयर में एक पैरामीटर होता है इंपॉर्टेंट, यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होता है। यदि मैं एक डेंस लेयर जनरेट करना चाहता हूं जिसमें कि 3 न्यूरॉन्स है, तो उस लेयर का ऑब्जेक्ट में मैं यूनिट का जो पैरामीटर है उसमें पास करूंगा मैं, उसमें जो यूनिट का पैरामीटर है उसमें पास करूंगा 3। साथ में एक्टिवेशन फंक्शन क्या है वही मैं पास कर सकता हूं कि मुझे क्या रखना है। बाय डिफॉल्ट ये नन होता है, लेकिन हम इसमें डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन पास कर सकते हैं, जैसे कि सिग्मोइड है, रेलू है, 10h फंक्शन है। और बायस यूज करना है कि नहीं करना है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। साथ में और भी डिफरेंट पैरामीटर्स है, लेकिन मेनली इन पैरामीटर्स को यूज किया जाता है यूनिट्स एक्टिवेशन फंक्शन को। आगे देखते हैं, फ्लेटन लेयर भी हम देख लेते हैं जो कि केरास डॉट लेयर्स का ही पार्ट है। तो फ्लेटन लेयर करती क्या है? फ्लेटन लेयर्स इनपुट को एक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करती है।
ये बेच साइज को अफेक्ट नहीं करते, लेकिन एक आप देख सकते हो सिंपल एक मैट्रिक्स है, इसको कन्वर्ट करती है एक कॉलम वेक्टर में, रो बाय रो। आप देखिए इस तरह, इस रो को देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो को 1 2 4 1 2 4, देन 4 6 7 4 6 7, देन 5 5 6, देन 5 5 6। तो इस तरह से हमें एक सिंगल कॉलम मिल जाता है, इसको कॉलम वेक्टर बोलते हैं। तो इस तरह से एक ड्रॉप आउट लेयर भी होती है। ड्रॉप आउट लेयर जनरली हम क्यों यूज करते हैं? ड्रॉप आउट लेयर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि मॉडल को ओवरफिट होने से बचाया जा सके। तो ड्रॉप आउट एक टेक्निक है जो कि न्यूरल नेटवर्क को रेगुलराइज करने के लिए यूज की जाती है। रेगुलराइज किस तरह से किया जाता है? यदि हम कुछ इनपुट को, यदि हम कुछ यूनिट्स को इग्नोर कर दें या इनको जीरो कर दें, तो कंसिडर नहीं होती है आगे फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड पास में। तो इस तरह से आपका नेटवर्क ओवरफिट होने से बच जाता है। लेकिन ये प्रोसेस किया जाता है रेंडमली हम एक पर्टिकुलर रेट होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रेट, यहाँ पे हम रेट जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर रेट हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 0.2 मीन्स 20% न्यूरॉन्स को हमें डीएक्टिवेट करना है। जैसे कि सर सपोज कीजिए इन दोनों को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, तो भी इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आगे मैं एक एग्जांपल में दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने इस नोड को डीएक्टिवेट कर दिया है, तो अभी इसको किसी भी नेक्स्ट लेयर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे कि H1 में आप देखोगे कि H1 में जो इक्वेशन बनती है वो ये इक्वेशन है। तो जो भी पैरामीटर में x2 के थ्रू मिलेगा, x2 एंड उसका वेट, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस तरह से इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट टेक्निक। आगे हम देखते हैं कि आगे हम मल्टीपल लेयर्स की बात करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है लेयर्स के बारे में समझना। ये एक रियल कोड है जो कि मैंने स्लाइड पे कॉपी किया हुआ है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें मैंने 3 लेयर्स जनरेट किए, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। और लेयर्स क्या है? लेयर्स एक जो कि हमने इंपोर्ट किया था टेंसरफ्लो से, उसका एक ऑब्जेक्ट है। तो लेयर 1 को मैं क्रिएट करता हूं यूजिंग द डेंस लेयर। 2 यहां पे क्या है? नंबर ऑफ द न्यूरॉन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? रेलू। उसका हम नेम दे सकते हैं लेयर 1। लेयर 2 में हमने 3 न्यूरॉन्स दिए हैं। लेयर 3 में हमने 4 न्यूरॉन्स दिए हैं। तो भी मैं एक इनपुट वेक्टर क्रिएट करता हूं, एक सैंपल इनपुट 3x3 का मैट्रिक्स है। तो अभी इस इनपुट को मैं पास करूंगा लेयर 1 में। फिर लेयर 1 का जो आउटपुट होगा लेयर 2 को पास किया जाएगा, और लेयर 2 का आउटपुट लेयर 3 को पास किया जाएगा। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू मिलेगी, मीन्स आउटपुट जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, अभी इसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मैं एक केरास का सीक्वेंशियल मॉडल यूज करूंगा। ये केरास का सीक्वेंशियल मॉडल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यदि इसको आपने समझ लिया तो आपके लिए टेंसरफ्लो के थ्रू प्रोग्रामिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। तो ये भी सेम कोड है, मतलब सेम एक्टिविटी परफॉर्म करता है, सेम आउटपुट देता है। लेकिन अभी इसको एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखा गया है। एक मॉडल का ऑब्जेक्ट लिया है केरास डॉट सीक्वेंशियल मॉडल में हम क्या करते हैं कि मल्टीपल लेयर पास कर सकते हैं 1 by 1, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, मीन्स सेम लेयर यहाँ पे हमने पास किए। सेम इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, सेम इसी तरह से 3 लेयर हमने पास किए। अब इसमें एडवांटेज ये है कि आपको एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही सारा प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें प्रोसेस कैसे होता है? इसमें प्रोसेस जिस ऑर्डर में आपने लिखा है लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, तो उसी ऑर्डर में क्या होता है कि लेयर 1 जो भी इनपुट पैरामीटर मिलता है वो आउटपुट जनरेट करता है, उसका आउटपुट मिलता है लेयर 2 को। फिर लेयर 3 को आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो एक तरह से सीक्वेंस में प्रोसेस होता है। तो इसलिए इसको बोला गया सीक्वेंशियल, क्योंकि सारा प्रोसेस सीक्वेंस में ही होता है। इसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि
लेयर 2 पहले परफॉर्म हो गया है, फिर लेयर 3 पहले परफॉर्म हो गया। आपने जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में प्रोसेस होता है लेयर बाय लेयर। तो इस तरह से एक इनपुट मैंने जनरेट किया है और उस इनपुट को मैंने पास कर दिया मॉडल ऑब्जेक्ट में। तो आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि कितना इजीली हम इसको समझ सकते हैं और रीडेबल फॉर्मेट में। अभी आप जो देख पा रहे हो मॉडल सीक्वेंसर राइट साइड में, उसको हम अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए। अभी लेफ्ट साइड में जो कोड है वो भी सेम ही है, लेकिन डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। मीन्स यहाँ भी मैंने वही सीक्वेंसर मॉडल बनाया है, लेकिन इंस्टेड ऑफ पासिंग द पैरामीटर इनटू वन लाइन, मैंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बना के उसमें ऐड मेथड को मैंने यूज किया है। एंड ऐड मेथड में मैंने लेयर्स को ऐड किया है, लेयर्स डॉट डेंस। देन नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे कि नेक्स्ट लेयर को मैंने ऐड किया है, फिर नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लेयर को ऐड किया है, और फिर वही एक इनपुट को मैंने मॉडल में पास कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हो। और साथ में यदि इसको मुझे नेम देना है, यहाँ पे मैंने नेम, वो डिफरेंस है कि इसमें मैंने नेम दिया हुआ है लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो इसमें भी आप नेम दे सकते हो इस तरह से। राइट साइड पे आप देखोगे लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो ये केरास सीक्वेंशियल मॉडल है। तो शायद आपको आइडिया आ चुका होगा कि किस तरह से मॉडल बनाते हैं टेंसरफ्लो में और किस तरह से हम उसमें लेयर जनरेट करते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा डाउट रहेगा कि इनपुट की लेयर तो है नहीं, इनपुट की कौन सी लेयर है। तो इसमें इनपुट ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि केरास जो है इनपुट को लेयर को कंसिडर नहीं करता है। यदि आपको इनपुट शो करना है कि इनपुट का शेप क्या है, तो आप यहाँ पे आप इस तरह से पास कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए कि एक सीक्वेंशियल मॉडल है विद वन लेयर। तो मैंने इनपुट की शेप को डिफाइन किया है, और आपको इनपुट शेप डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि कई बार जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपको पता रहेगा कि इनपुट की शेप क्या है जब आप उसको डिफाइन करते हो। यदि आप डिफाइन नहीं करते हो तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप इनपुट का शेप पास कर दीजिए, ताकि आपको पता रहे, ताकि आपको उसके शेप के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन रहे। तो उसका पास करने का तरीका ये है, एक मॉडल में हम ऐड फंक्शन यूज किया और फिर केरास डॉट इनपुट को हमने इस तरह से पास कर दिया। या फिर दूसरा तरीका ये है कि उसी लाइन में जिस लाइन में आप एक फर्स्ट लेयर बनाते हो, डेंस लेयर, उसी में आप फर्स्ट लेयर बनाते हो, उसी लेयर में आप इनपुट शेप को इस तरह से पास कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इनपुट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेड एज पार्ट ऑफ मॉडल डॉट लेयर्स सिंस इट इजंट ए लेयर। साथ में डीप लर्निंग में एक और कंसेप्ट होता है वेट का। तो वेट किस तरह से असाइन किया जाता है, हम क्या उनको मैनुअली असाइन करते हैं? तो यहाँ पे केरास उसको टेक केयर करता है। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेंसरफ्लो वेट विजुअलाइजेशन किस तरह से होता है, किस तरह से टेंसरफ्लो वेट असाइन करता है। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने एक सीक्वेंशियल मॉडल बनाया है और एक डेंस लेयर उसमें ऐड किया है। यदि मैं प्रिंट करता हूँ मॉडल डॉट वेट्स को, तो मुझे एक एरर मिलती है यहाँ पे। तो एरर इसलिए क्योंकि अभी आपने इनपुट असाइन नहीं किया है। तो जैसे ही आप उसमें इनपुट असाइन करते हो, जैसे कि मैंने 3x3 का एक वेक्टर लिया है, 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया है, उसको मैंने पास किया है। तो अभी आप मॉडल डॉट वेट्स को प्रिंट करोगे तो तब आपको एक मैट्रिक्स दिखाई देती है, एक एरर दिखाई देता है जो कि रैंडमली असाइन हो चुका है। तो मीन टू से वेट्स तभी असाइन होता है जब आप इनपुट को पास करते हो मॉडल में। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे कि इसका शेप है 3x2। तो 3x2 का शेप किस तरह से मैट्रिक्स का, क्योंकि यहाँ पे जो फीचर्स है 3 फीचर्स है, एक्स में देखोगे कि 3 कॉलम्स है। तो एंड लेयर में देखोगे कि यूनिट से हमारे पास 2। तो आप देख सकते हो शेप बनेगा 3x2 का। इस तरह से 3x2 का शेप बनता है। आगे देखिए, मैं इसमें एक और लेयर ऐड करता हूं जिसमें कि मैंने 4 न्यूरॉन्स दिए हैं, यूनिट्स 4 है, 3x3 का मैट्रिक्स है जो कि मैंने इनपुट में पास किया है।
अभी मैं वेट को प्रिंट करता हूं। अभी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि इसमें वेट किस तरह से साइन हुआ है। फर्स्ट लेयर में बात करता हूं जो कि डेंस लेयर है, उसमें वेट का मैट्रिक्स है वो है 3/2 का। तो 3/2 का किस तरह से हुआ, क्योंकि ये हमारे पास 3 कॉलम्स है एंड 2 न्यूरॉन्स है, तो इसलिए हमें 3/2 का मिलता है। नेक्स्ट लेयर है 4, तो ऑब्वियसली 4 है तो मीन्स कि 4 कॉलम्स होने चाहिए, 4 न्यूरॉन्स है एंड जो हमें इनपुट मिलता है वो 2 न्यूरॉन से मिलता है, तो जो साइज बनेगा वो बनेगा 2/4। तो इस तरह से वेट मैट्रिक्स हमें देखने को मिलती है जो कि रैंडमलेसन हो चुकी है। यदि आप समरी प्रिंट करते हो, टेंसरफ्लो मॉडल समरी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी लेयर है। समरी में देखोगे कि 2 डेंस लेयर है जो कि डिफरेंट साइज की है, 3/2 एंड 3/4। तो इसका शेप 3/2 का किस तरह से है, क्योंकि हमें 3 पैरामीटर है एंड 2 लेयर्स है। टोटल पैरामीटर यहाँ पे 8 है। 8 किस तरह से, इसने 2 बाइस को भी इंक्लूड किया है, मीन्स पर न्यूरॉन पे 3 इनपुट है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूरॉन्स है। देन 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, 6 प्लस बाइस भी हम ऐड करेंगे, 2 बाइस, तो इस तरह से 8 मिलता है। और नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, इसमें जो 12 पैरामीटर है वो इस तरह से मिलते हैं। 4 यहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन्स है और हर न्यूरॉन पे आउटपुट मिलता है 2, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 4 डेंस 4 न्यूरॉन से प्लस 4 बायस, तो इस तरह से 12 मिलता है। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टेंसरफ्लो 1.x एंड 2.x। तो जो अभी प्रीवियस सीरीज थी 1.x की, वो काफी डिफरेंट है 2.x से, तो काफी ह्यूज चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि केरास को 2.x में किस तरह से इंटीग्रेट किया गया है। साथ में आप डिफरेंस देखोगे प्रोग्रामिंग वाइज। यदि मैं एक पुराने कोड की बात करूं तो एक टेंसरफ्लो 1 सीरीज का कोड है, तो उसमें आप डिफरेंट सेक्शन देखोगे कि जो कि अभी आपको 2 सीरीज में नहीं मिलेंगे। जैसे कि वेरिएबल इनिशियलाइजर जो कि अभी यूज नहीं करते। जब भी आप वेरिएबल यूज करते थे उसको इनिशियलाइज करना पड़ता था। साथ में एक सेशन यूज करना पड़ता था। जब भी आप कुछ भी ऑपरेशन करना होता था, एक कंप्यूटेशनल ग्राफ बनता था, तो कंप्यूटेशनल ग्राफ को जब भी आप सेशन बनाते थे तो कंप्यूटेशनल ग्राफ उस प्रोसेस में बनता था। तो अभी सेशन यूज नहीं करते। साथ में एक प्लेस होल्डर भी यूज करना होता था, जैसे कि PL1 एक प्लेस होल्डर है, तो अभी इन प्लेस होल्डर की भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा काफी सारी लाइब्रेरीज को रिमूव किया गया है एंड केरास को भी इंटीग्रेट किया गया है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि यूज करता है टेंसरफ्लो केरास एपीआईज को। और उसकी वजह से ये हुआ कि अभी जो मॉडल बनाने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी अच्छी हो चुकी है टेंसरफ्लो 2 में। एंड टेंसरफ्लो 1 में ऐसा था कि कोड डिवाइडेड था इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाते थे, लेटर क्रिएट अ सेशन टू एग्जीक्यूट इट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एक सेशन है, एक कंप्यूटेशनल ग्राफ बनने के बाद एक सेशन डिफाइन किया है और उस सेशन को कॉल किया गया है। तो ये डिफरेंस थे टेंसरफ्लो 1 एंड 2 में। तो यदि आप और स्टडी करना चाहते हो कि और कौन कौन सी लेयर्स है और किस तरह से यूज होती है, तो आप keras.io में जाके आप देख सकते हो, keras.io/API। तो यहाँ पे आपको काफी सारी लेयर्स देखने को मिलती है। तो ये था टेंसरफ्लो, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि किस तरह से यूज होता है। तो यदि आप कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप इनपुट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके रिप्लाई कर सकूं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय डीप लर्निंग।